Welcome to this special session once again of Civil Procedure Code. The topic now in front of you is injunctions, जिसको commonly stay order कहते हैं. जी हाँ. Now, this is session number 28 and the topic is injunctions, covering two main heads: temporary injunction and perpetual injunction. Stay orders. Okay, let's start. सबसे पहले मैं आपको इसको थ्योरेटिकल बेस समझाना चाहूंगा. ओके, वो क्या है समझिए, प्रैक्टिकली लेके चलते हैं इस टॉपिक को कि इंजंक्शन का मतलब क्या है. जब कोर्ट कुछ करने या ना करने का ऑर्डर देते हैं, जनरली स्टेटस क्यों मेंटेन करने का जब ऑर्डर देती है कोर्ट, हम उसे क्या कहते हैं, इंजंक्शन. कोर्ट ने स्टे दे दी. जैसे एक बिल्डिंग थी, उसको डिमोलिश करने, तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था एस्टेट ऑफिस ने. तो आई पर्सनली वेंट टू द कोर्ट, ठीक है, और मैंने क्या ले ली, स्टे ले ली. 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगा ली और टेम्परेरी स्टे ले ली. समझ में आया. कोर्ट ने कहा अभी डिमोलिशन का काम ना किया जाए, रुक जाओ, पहले हमें देखने दो, डॉक्यूमेंट्स को सुनने दो, सारे एविडेंसेस को देखने दो, विटनेस को देखने दो, डिसाइड करने दो क्या बिल्डिंग की हाइट इलीगल है. फिर उसके बाद लोअर कोर्ट ने फैसला दिया बिल्डिंग लीगली वैलिड है, डिमोलिशन ऑर्डर स्टैंड्स नल एंड वॉइड. टेम्परेरी इंजंक्शन तो पहले ही मिल गई थी, फिर मुझे मिल गई परपेचुअल इंजंक्शन और मैं केस जीत गया. परपेचुअल इंजंक्शन यानी परमानेंट स्टे ऑर्डर, कभी उस बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाएगा. फिर ऑपोजिट पार्टी चली गई, एडमिनिस्ट्रेशन चली गई किसमें, अपील में चली गई, कोर्ट ऑफ सेशन में. मैं वहां पर भी केस जीत गया. तो फाइनली डिसाइड हो गया कि ये प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं किया जाएगा, इसकी हाइट लीगली वैलिड है. ओके ओके. तो ये होती है दो तरह की इंजंक्शंस, टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट. परमानेंट को हम परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं. टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 और रूल 2 के तहत मिलती है. हालांकि रूल 1 से रूल 5 गवर्न करते हैं इसके प्रिंसिपल्स, और जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 38 से लेकर 42 के बीच में होती है. ओके. और जो टेम्परेरी इंजंक्शन होती है वो आप किससे लेते हो, वो आप हमेशा लेते हो अगेंस्ट द पार्टी, ठीक है, जो पार्टी टू द सूट है. ठीक है जी. और किन ग्राउंड्स पर मिलती है, जब लगता है कि वो दूसरी पार्टी जो है कहीं प्रॉपर्टी को बेच तो नहीं देगी, प्रॉपर्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी, कहीं थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो नहीं क्रिएट कर देगी, कहीं इररिपेरेबल हार्म तो नहीं हो जाएगा. समझ में आया कि बोनाफाइड अगर किसी और बंदे ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके अंदर राइट्स क्रिएट हो गए तो ठीक है, देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है दूसरी पार्टी, ठीक है, या फिर कोई भी और सफिशिएंट रीजन जो कोर्ट को लगे तो क्या हो सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कोर्ट. ओके. और दूसरा, आपको टेम्परेरी इंजंक्शन करने के लिए पहले तो प्राइमा फेसी स्क्रीन शेयर कर दो. ठीक है, अभी कर रहे हैं. मेनली तो प्राइमा फेसी केस मेरी फेवर में है, ये आपको कोर्ट के सामने रखना होगा और अपनी बात को प्रूव करना होगा, तभी क्या होगा, आपको मिलेगी टेम्परेरी इंजंक्शन. ओके. और इन बातों को अब हम स्टडी करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करते हैं. टेम्परेरी इंजंक्शन और फिर करेंगे हम परपेचुअल इंजंक्शन. हियर कम्स माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, रीड कर लिए तैयार हो जाएं. अब मैं एक एक पॉइंट गहराई में अब आपको पढ़ाऊंगा. हियर कम्स माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. द टॉपिक इज टेम्परेरी इंजंक्शन, ऑर्डर 39 रूल 1 and 2, सेशन नंबर 28. स्टार्ट. रिताक्षी रीड करें. Temporary injunctions. Injunction means an order or direction by the court to direct a person to do something or to prevent person from doing something. करने या कुछ करने से रोकने का ऑर्डर देने के लिए होती है टेम्परेरी इंजंक्शन. मैं फिर से एक बार यहाँ लिखना चाहूंगा कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो ऑर्डर 39 में है और रूल 1 to रूल 5 इसमें आता है. ठीक है. और जब भी सिविल सूट फाइल करते हैं जनरली ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 की एप्लीकेशन लगाते हैं. समझ में आया, फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन.
ठीक है। और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं इंटरिम। जी हाँ, इंटरिम इंजंक्शन, कि फ्रॉम द टाइम बिंग ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत मिलती है आपको परपीचुअल। दूसरा नाम परमानेंट इंजंक्शन का जो दूसरा नाम है वो है परपीचुअल यानी परमानेंट इंजंक्शन, परपीचुअल इंजंक्शन। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि स्टे ऑर्डर होते हैं तो इसको इंटरिम ऑर्डर भी कह सकते हैं। पर इंटरिम ऑर्डर कई प्रकार के होते हैं ना, समझ में आया? इंटरिम ऑर्डर तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है इंटरिम इंजंक्शन। समझ में आया? फिर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 38 से सेक्शन 42 के बीच में आता है। ओके, और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसको यहां से, टेम्परेरी इंजंक्शन। पढ़िए इस पॉइंट को यहां से, रीड। Temporary injunction, that injunction which is given during the pendency of the proceeding, either for a specified time or till the further order of the court at any stage of the suit. अब इसमें Permanent injunction. तीन बातें कवर हो रही है। पहला, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर आ सकती है टेम्परेरी इंजंक्शन। दूसरा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग होती है। तीसरा, स्पेसिफाइड टाइम के लिए होगी। चौथा, या फिर टिल फर्दर ऑर्डर होती है टेम्परेरी इंजंक्शन। चार बातें। अब आ जाओ परमानेंट इंजंक्शन के बारे में, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 38 होना चाहिए वैसे यहां पर। ठीक है, पढ़िए चलो। That injunction which is given upon the merits of the case after final disposal of the suit, which permanently restrain a person from doing an act or permanently makes a person to do an act. तो दो बातें मेन है। पहला, अपॉन द मेरिट्स होता है, और दूसरा, एट द टाइम ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट होता है। समझ में आया? ओके, और फिर उसके बाद आता है क्या, ये अकॉर्डिंग टू 37 ऑफ SRA, टेम्परेरी इंजंक्शन इज रेगुलेटेड बाय CPC 1908 एंड ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 डील्स विद टेम्परेरी इंजंक्शन। किस किस ग्राउंड पर टेम्परेरी इंजंक्शन मिल सकती है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के हटा हूं। ठीक है, कि कहीं वो प्रॉपर्टी को बंदा वेस्ट ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे, डैमेज ना कर दे, एलियनेट ना कर दे यानी बेच ना दे, कहीं मॉर्टगेज ना कर दे। समझ में आया? अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए। ठीक है, या फिर डिसपोसेस ना कर दिया जाए उसको उस प्रॉपर्टी में से। ठीक है, डिफेंडेंट कह रहा था मैं निकाल के बाहर कर दूंगा यहाँ से, या फिर कोई इंजरी ना हो जाए। ओके, विद रिगार्ड टू दैट प्रॉपर्टी। पढ़िए यहां से ग्राउंड्स। Grounds on which temporary injunction can be granted. Order 39, Rule 1. When the defendant wants to or is likely to damage the property or destroy the property or waste the property or alienate the property. Number 2, when the defendant wants to alienate the property to defraud his creditors. Number 3, when the defendant threatens the plaintiff to dispossess him or to cause injury to him with regard to the property. Number 4, when the defendant is likely to make breach of contract. Number 5, any other sufficient reason in the opinion of the court. और सॉलिड रीजन या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है। अब बिफोर द कोर्ट ग्रांट्स टेम्परेरी इंजंक्शन, तो कोर्ट किन किन बातों को दिमाग में रखिए। सबसे मेन बात तो ये है, क्या प्लेंटिफ प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया? क्या टेम्परेरी इंजंक्शन अगर नहीं दी तो क्या कोई इररिपेयरेबल इंजरी होगी प्लेंटिफ को? और तीसरा, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, कि अगर हमने ग्रांट कर दी टेम्परेरी इंजंक्शन तो ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन मिली उसको थोड़ा नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान इस इंसान को हो जाएगा कि अगर टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं ग्रांट की तो। समझ में आया? अगर ये तीन बातों को लेकर सेटिस्फाई हो जाती है कोर्ट तो वो ग्रांट कर देती है टेम्परेरी
इंजंक्शन प्रोवाइडेड ग्राउंड्स आर फुलफिल्ड। ओके, बिल्कुल। और इसकी 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगाते हो आप, साथ में एफिडेविट भी देते हो उसका। और जनरली करते क्या है, लिखते बस यही है, जैसे मैंने भी यही किया था। मैं 39(1)(2) की एप्लीकेशन में 2 लाइनें लिखी थी, ठीक है। पहली लाइन मैंने ये लिखी कि मैं साथ में एक सूट भी फाइल कर रहा हूं, उस सूट के साथ में है ये 39(1)(2) की टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन, इसलिए माय सूट should be treated as part and parcel of this application under order 39 rule 1 and 2। पहला पैरा ये था। दूसरा पैरा सिर्फ एक लाइन का और था, और वो क्या था कि if this is not there is a prima facie case in my favor। ये मैं दिखाई देता हूं, आपको दिखाऊं क्या? ये देखो जी, आपको याद हो तो मैंने आपको 39(1)(2) की एप्लीकेशन दिखाई हुई है एक बार। ये देखिए, ये वाली फाइल मैंने आपको दिखाई थी। क्या आप फाइल देख पा रहे हैं? Yes, sir. सबसे पहले ही आ रही है कोर्ट फीस, उसके बाद 39(1)(2) की एप्लीकेशन। ये आ गई एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2। याद आ गया? सबसे ऊपर आएगा कोर्ट का नाम, फिर सिविल सूट का नंबर, फिर उसके बाद मेरा नाम आ गया एज प्लेंटिफ, ठीक है। अब इसमें एप्लीकांट वर्ड यूज हुआ क्योंकि ये एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेंट भी हूं और प्लेंटिफ भी हूं, तो इसलिए एप्लीकांट ओब्लिक प्लेंटिफ लिखा जा रहा है। अगर आपने सूट इसमें फाइलिंग ना किया होता तो ये सूट के साथ ही जाती है, सिर्फ टेम्परेरी में कोई नहीं मांग सकता। सिंपल हाँ, सूट पास फाइल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वही पूछ रहा था। हाँ, फिर उसके बाद वर्सेस यानी डिफेंडेंट, मैंने 3 लोगों डिफेंडेंट बनाया था, ठीक है। और फिर मैंने बताया ये क्या चीज है, ये है 39(1)(2) की एप्लीकेशन रेड विद सेक्शन 151 की, और कोई भी रिलीफ कोर्ट को ठीक लगे तो मुझे दे फॉर द ग्रांट ऑफ एड इंटरिम इंजंक्शन। इंटरिम इंजंक्शन मांग रहा हूं, ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन को एड इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट्स, की रिस्पोंडेंट को रोक दिया जाए किस चीज से, क्रिएटिंग एनी चार्ज ओवर दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम एलियनेटिंग द सेड प्रॉपर्टी टू एनीबडी एल्स इन एनी मैनर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अब देखो, पहला पैरा मैंने क्या लिखा कि मैं एक सूट फाइल कर रहा हूं और उस सूट की बातों को पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एप्लीकेशन माना जाए। मिल गया? दूसरा पैराग्राफ एक और बताया मैंने, और उसमें मैंने ग्राउंड डाल दिया, खत्म, बस। दैट द एप्लीकेंट प्लेंटिफ हैज अ प्राइमा फेसी केस, ठीक है। दूसरा मैंने बोला लाइकली टू सक्सीड एंड बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस इज इन हिज फेवर। खत्म, खत्म। फिर सीधा उसके बाद मैं डाल रहा हूं, अगर नहीं दिया तो मुझे होगा इररिपेरेबल लॉस, अगर आपने मुझे ये नहीं दिया, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एनी चार्ज। आखिरी में आ गया इट इज देयरफॉर, ये है प्रेयर, तो प्रेयर में कहता हूं मुझे प्लीज दे दो टेम्परेरी इंजंक्शन। खत्म हो गई एप्लीकेशन। समझ में आ गया? सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका आ गया सपोर्टिंग एफिडेविट। ये आ गया 39(1)(2) की एप्लीकेशन का एफिडेविट, ऊपर यहां तक से ये आ गया एफिडेविट। मिल गया? और एफिडेविट मैंने क्या लिखा, आई द अबव नेम डेपोनेंट। अब मैं एप्लीकेंट नहीं हूं, अब मैं प्लेंटिफ नहीं हूं, ये एफिडेविट है तो डेपोनेंट बन गया मैं, ठीक है। दैट द एप्लीकेंट प्लेंटिफ इज फाइलिंग द अकम्पनीड एप्लीकेशन एंड सूट, और पार्ट एंड पार्सल वाली बात आ गई, प्राइमा फेसी केस की बात आ गई, और इररिपेरेबल इंजरी की बात आ गई, इररिपेरेबल लॉस की बात आ गई। खत्म, एंड हो गया किस चीज का, 39(1)(2) की एप्लीकेशन, उसके एफिडेविट का। क्लियर? ये होता है। पॉइंट क्लियर है जी? चलूं मैं आगे। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। बिफोर ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन, स्टार्ट। Before granting temporary injunction, the court must take into account 3 things. Number 1, prima facie case must be established by the plaintiff. Prima facie case means that there are strong chances that the plaintiff could succeed in the litigation. पढ़ते हो? The court has to take into account that the facts laid down by the plaintiff can lead the court to a conclusion and not to only conclusion. नेक्स्ट, इसमें 2 केसेस आ गई है, और फिर आता है इररिपेरेबल इंजरी।
नेक्स्ट पढ़िए। Irreparable injury means that injury which, if caused, cannot be compensated in terms of money. जो नुकसान होगा पैसा उसकी भरपाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट थर्ड Number पॉइंट 3, पढ़ाओ, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पढ़िए। balance of convenience means that if temporary injunction is not granted, more justice is caused to the party applying for temporary injunction than the other party. बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जितना कि दूसरी पार्टी को नहीं होगा इसके ना ग्रांट करने से, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला, बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कैन क्लेम टेम्परेरी इंजंक्शन नॉट बाय थर्ड पार्टी नहीं मांग सकती, जो पार्टीज टू द सूट है वही मांग सकते हैं, ठीक है। देन टेम्परेरी इंजंक्शन कांट बी क्लेम्ड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, इट कैन बी क्लेम्ड ओनली अगेंस्ट द पार्टीज टू द सूट, ठीक है। जनरली दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है और पॉजिटिव ऑफ हियरिंग मिलती है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है कि टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करनी है या नहीं। पर एक्सेप्शनल सिचुएशंस में और रीजंस रिकॉर्ड करके बिना दूसरी पार्टी को सुने भी, बिना कोई नोटिस दिए भी पास किया जा सकता है, ठीक है, एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटिंग का ऑर्डर। इसको पढ़िए, यहां से स्टार्ट करें। Generally, notice and opportunity of hearing is necessary to be given to the other party before granting temporary injunction. But court has to record reasons in writing if no notice is given before passing the order of ex parte temporary injunction. जनरली तो करते हैं, पर एक्सेप्शनल सिचुएशंस में बिना दूसरी पार्टी को सुने भी दी जा सकती है टेम्परेरी इंजंक्शन, पर रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अब जो ऑर्डर 39 का रूल 2A है वो क्या कहता है कि इन केस द पर्सन डजंट कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दी कोर्ट ने, मगर दूसरा कहता है भाड़ में जाए कोर्ट, मैं नहीं कोर्ट को सुनता, तो 3 महीने तक की कैद में उसको डाला जा सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी को 1 साल के लिए अटैच भी किया जा सकता है। और अगर जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन डिमांड कर रहा है खुद उसी की एप्लीकेशन अगर फ्रेवलस है तो 50,000 रुपए तक का फाइन भी उस पर इंपोज किया जा सकता है, यानी दोनों पार्टी पर गाज गिर सकती है। और वेदर द सिविल कोर्ट कैन इन्वोक इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 टू ऑर्डर टेम्परेरी इंजंक्शन और नॉट, कि जो ग्राउंड दिए गए हैं टेम्परेरी इंजंक्शन के, अगर उन ग्राउंड्स की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है मगर न्याय के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन देना जरूरी है, तो क्या 151 इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस 151 यानी इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट के तहत क्या टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है? देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन वहां ग्रांट की जाती है जहां पर ग्राउंड दिए और ग्राउंड लॉ में दे रखे हैं। When something is explicitly given in law, then you have to move as per law. Where law is silent, only there the section 151, only there inherent parts of court come into play. जहां लॉ बोल रहा है वहां इनहेरेंट पार्ट्स यूज नहीं होगी, ठीक है, रूल ये कहता है। तो पढ़ते हैं एक कोर्ट ने क्या बोला, दूसरी कोर्ट ने क्या, क्योंकि 2 ओपिनियन सामने आते हैं इसके जवाब में, और आखिर में फिर निर्णय क्या आया, ठीक है जी। कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे। पढ़िए यहां से क्वेश्चन पढ़िए। Whether the civil court can invoke inherent power to order temporary injunction or not. There are 2 opinions of the various high courts upon this point. One of the opinion of the High Court is that court can't use its inherent power when an express provision is particularly provided under CPC regarding any subject matter. Another opinion of the High Court that the inherent power is basically used to provide justice to the parties when any specific provision is not provided under CPC regarding any subject matter. If the opinion of the court in any such situation demands temporary injunction, but ground is not available under Order 39, Rule 1,
The court can invoke inherent power. दो ओपिनियंस आ गए, एक में कहते हैं नहीं कर सकते, एक में कहते हैं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड ओपिनियन को सही समझा और कहा कि जहां पर क्लियर कट दिया हुआ है, देखो जी सेकंड क्या है, when a specific provision is not provided in the CPC regarding any specific matter, if in the opinion of the court any situation demands temporary but ground demands temporization but ground is not available under certain rule or rule, the court can invoke inherent power. ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड ओपिनियन को सही समझा। समझो, फर्स्ट ओपिनियन था कोर्ट कैन नॉट यूज इनहेरेंट पावर, सेकंड था कोर्ट कैन, तो कैन को उन्होंने सही समझा, यानी आंसर निकल गया यस। समझ में आ गया? यानी अब इसीलिए मैंने भी ये देखो ना क्या लिखा, मैं इसकी वजह से ही कि 151 में भी दे सकते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन, यही रीजन है। ये देखो मैंने क्या लिखा, मैंने भी टेम्परेरी इंजंक्शन किसमें मांगी है, 151 में मांगी। समझ में आया कि अगर दूसरी पार्टी कहीं पर प्रूव करने में कामयाब हो गई कि सचिन गोयल के पास तो टेम्परेरी इंजंक्शन का ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं 151 में दे दो यार। समझ में आया? रास्ता दे दिया ना कोर्ट को। मांगी टेम्परेरी इंजंक्शन में, जो मैं ले रहा हूं किसमें 39(1)(2) में, मगर एक और रास्ता दे दिया 151 में दे दो, वो वाइड है, वो वाइडर है। समझ में आ गया कि अगर मुझे स्ट्रिक्टली नहीं मिल रही तो मुझे लिबरली यहां से मिल जाएगी। इसलिए जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन मांगो साथ में 151 लगा दो। मेरा पॉइंट समझ में आया? मेरा पॉइंट समझ में आ गया? जब भी आप कोर्ट में टेम्परेरी इंजंक्शन मांगो तो साथ में लिख दो, नहीं मिलती हो तो ये 151 में देना, क्योंकि 151 में आपके पास पावर है न्याय के लिए, इनहेरेंट पावर्स में आप दे सकते हो मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन। ओके ओके फाइन। The Supreme Court upheld the second opinion. Yes, temporary injunction can be granted under 151 inherent power. ठीक है जी, तो यहां पर ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, और वो हमारा जो नंबर होगा सेशन का वो होगा सेशन नंबर 29, द नेक्स्ट सेशन, इनहेरेंट पावर्स, सेक्शन 150।